आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे संबंधित है भाई? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। हमने फोर्स के विषय में पढ़ा था, ठीक ना। किसी पॉइंट पर फोर्स लगा था तो हमने उसके इफेक्ट को देखा था। आज हम लोगों को ये देखना है कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट, किसी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं, ठीक है। किस इफेक्ट को? टर्निंग इफेक्ट, जिसके कारण कोई फोर्स लगे और किसी पॉइंट पर वो टर्निंग क्रिएट करे। अब टर्निंग हम दो डायरेक्शन में कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहां से क्लॉकवाइज टर्न कर सकता हूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर सकता हूं। वैसे ही फोर्स भी जो होता है वो किसी पॉइंट पर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इट मे बी क्लॉकवाइज और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग फोर्स का मोमेंट कहते हैं या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इन एक्चुअल अगर हम देखें कि मोमेंट है क्या, तो यह फोर्स और फोर्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तब इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज दिस इज अ फोर्स F। ये एक फोर्स है और ये लाइन क्या है इसका? लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगे उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है और इसी लाइन के अलॉन्ग एक फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है। अब इसके लिए आपको सही तरीके से बताने के लिए मैं कुछ पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। सपोज यहां पर एक पॉइंट है A, जिसकी दूरी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से कितनी है? D1, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, दिस इज पॉइंट B, और इसकी दूरी हमने ले ली D2। पॉइंट B लाइन ऑफ एक्शन से कितना दूर है? D2। और एक तीसरा पॉइंट भी हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि इसी के ऊपर है, दिस इज पॉइंट C। नाउ C की दूरी लाइन ऑफ एक्शन से कितनी है भाई? 0, क्योंकि C खुद ही किसके ऊपर है? लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है, ठीक है। अब यदि हम कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ फोर्स F, ठीक है, अबाउट A, हम इस फोर्स का मोमेंट, मोमेंट का मतलब मैंने क्या बताया? टर्निंग इफेक्ट। इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखना चाहते हैं किसके अबाउट? अबाउट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज A। ध्यान दें, जिस पॉइंट के अबाउट हम फोर्स के इफेक्ट को देखना चाहते हैं उस पॉइंट को हम मोमेंट सेंटर कहते हैं। क्या नाम होगा उसका? मोमेंट सेंटर। यानी पॉइंट A इज मोमेंट सेंटर, पॉइंट B इज मोमेंट सेंटर, पॉइंट C इज मोमेंट सेंटर। जिस पॉइंट के अबाउट भी हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट को हम मोमेंट सेंटर कहते हैं। और लाइन ऑफ एक्शन से उसकी जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। क्लियर है? मोमेंट आर्म। इस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। यहां भी देखें ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो जब हम मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां मेजर करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट सेंटर के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। अब मोमेंट है क्या भाई? टर्निंग इफेक्ट।
यानी ये उस पॉइंट के अबाउट एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ये समझने के लिए जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक ना। अब इस डॉटेड लाइन को आप समझो, ये देखो, इस डॉटेड लाइन को आप सॉलिड मान लो और इस फोर्स को यहां मान लो। फोर्स किस दिशा में है? इस दिशा में है। अगर ये इन दोनों को हम यहां पर बिल्कुल ज्वाइंट कर दें, थोड़ा ध्यान से देखो, किधर घुमाएगा? ये किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। देखिए हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, तो इस पॉइंट पर इसको फिक्स कर दें, ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। और ये फोर्स था, देखिए ये दूरी हो गया, और ये रेड वाला क्या हो गया? फोर्स हो गया। अब फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इसको जब आगे लेके जाएंगे तो ये किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्स F है वो पॉइंट A के ऊपर कैसा मोमेंट क्रिएट किया? क्लॉकवाइज। या फिर कहें कैसा टर्निंग इफेक्ट है? फोर्स F का टर्निंग इफेक्ट कैसा है A पर? क्लॉकवाइज। यानी इस फोर्स की कोशिश है A पे एक टर्निंग इफेक्ट, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करने की। बात समझ में आ रही है? तो जिस पॉइंट पर भी मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है, हम इस डॉटेड लाइन को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको क्या मान लेंगे? एक सॉलिड बार मान लेंगे। जब सॉलिड बार मान लेंगे, उसके साथ फोर्स को कनेक्ट कर देंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहां की इस तरह की टर्निंग होगी। सिमिलरली अगर आप बी पर निकालना चाहें, इसी फोर्स के कारण मोमेंट कहां कैलकुलेट करना है? पॉइंट बी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है, और ये फोर्स की दिशा, रेड किधर दिखा रहा है? फोर्स की दिशा। जब मैं इसको आगे खींचूंगा तो मेरा हाथ किधर घूमेगा? इधर। समझिए, ये समझिए फिर से, ये सपोज करो डंडा यहां से यहां तक डंडा है, और ये है रेड वाला फोर्स। अब इसको घुमाएंगे तो ये किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक ही फोर्स का अलग अलग बिंदु पर निकालने पर कहीं क्लॉकवाइज हो सकता है और कहीं एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। नाउ अब अगर सी पे निकालना चाहे भाई, तो लाइन ऑफ एक्शन पर मोमेंट की वैल्यू सदैव क्या रहेगी? जीरो, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो जब ये चीज ये यहां पर जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, बात समझ में आ रही है? किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट पर हम मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक ना, डायरेक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और उसका सेंटर ऑफ मोमेंट या मोमेंट सेंटर से दूरी कितनी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स का टर्निंग इफेक्ट को ही हम क्या कह रहे हैं? मोमेंट कह रहे हैं, हमें पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट A, फोर्स F का मोमेंट किसके अबाउट निकालना है? A के अबाउट निकालना है। इसको लिखेंगे मोमेंट अबाउट A, दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से डिस्टेंस कितना है? D1। इन द सेम वे अगर, अच्छा इसके साथ ही इसको लिखेंगे क्या? क्लॉकवाइज, ठीक ना, क्योंकि ए पर ये कैसा इफेक्ट दे रहा है? क्लॉकवाइज। यदि हम कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट B, तो मोमेंट अबाउट B कितना हो जाएगा? F इंटू D2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साथ में क्या लिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट C, so moment about C is equal to force F into 0, so it is 0। ठीक है, क्लियर है? तो हमें पता चला कि हमें मैग्नीट्यूड किसी भी मोमेंट का कैसे फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शन में हम ये किस तरह का इफेक्ट देगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों चीजें क्लियर है?
अगर हम यूनिट ऑफ मोमेंट कहें तो मोमेंट का यूनिट क्या होगा भाई, ध्यान से देखें, फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का हो गया, दिस इज द यूनिट, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट। ठीक है ना, इसमें कई तरह के मिलेगा, कहीं जगह न्यूटन मिलीमीटर में मिलेगा, कहीं किलो न्यूटन मीटर में मिलेगा। तो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करना है। बट एसआई यूनिट में ये क्या है, न्यूटन मीटर। बात समझ में आ रही है। मोमेंट को तो हमने मैथमेटिकली एनालिटिकली समझ लिया, अब ज्योमेट्रिकली मोमेंट का क्या महत्व है ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं सीखेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वैडिगनन थ्योरम वो हम नहीं सीख पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे मोमेंट के, ये चीज हम लोग सीखते हैं। आइए थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ मोमेंट। हमने मोमेंट पढ़ लिया, अगला क्या है हमारा, लॉ ऑफ मोमेंट। लॉ ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि यदि कई सारे कोप्लेनर फोर्स किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कई सारे, एक नहीं एक से ज्यादा, इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। कोप्लेनर का मतलब कल हमने बताया था सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो, उसके लिए हम लोगों ने कोप्लेनर वर्ड यूज किया था। तो यदि कई सारे कोप्लेनर फोर्स एक ही प्लेन में किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और बॉडी किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बॉडी किस स्टेट में है भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसका मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी पॉइंट पर लगने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तभी बॉडी किस स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। अदरवाइज इक्विलिब्रियम स्टेट पॉसिबल, ये हम लोग भी समझ सकते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है और इस पे हमने एक सिस्टम लगा रखा है, एक रॉड लगा रखा है जो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दिस इज L1 एंड दिस इज OAB। ठीक, यहां पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो इस सिस्टम को किधर घुमाएगा, देखिए इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम घूमने वाले हैं, ये इस पॉइंट के अबाउट ही तो सिस्टम बैलेंस है। ठीक ना, अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द डिस्टेंस, यहां से ये दूरी कितनी है L2, और फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स B, force, suppose this force is P and this force is Q. Moment of force P about O. P का मोमेंट लेना है किसके अबाउट, O के अबाउट। कितना होगा भाई बताइए, मोमेंट निकालना है किसके कारण, बिकॉज ऑफ P। तो फोर्स कितना लग रहा है P, और यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L2। डायरेक्शन क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज। ठीक ना, दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट O। Q के कारण O पे कितना मोमेंट आएगा बताएं, मोमेंट ऑफ Q इज इक्वल टू Q इंटू L2। ओ सॉरी, इट विल बी L1। ठीक ना, अब जरा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी लाइन बिल्कुल क्या रहे, स्ट्रेट रहे, तो क्या होना होगा, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई,
एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप चाहते हैं कि ये डंडा बिल्कुल क्या रहे, सीधा रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो कब पॉसिबल है? हाँ जी, एक काम करो पहले इसको तो, हाँ, कब रहेगा इक्विलिब्रियम में? जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, इक्वल होगा। जरा सा भी देखो, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, मान लो क्लॉकवाइज वाला ज्यादा हो गया तो इसको इधर घुमा देगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो गया तो उसको इधर घुमा देगा, ठीक ना। तो अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, या फिर यूं कहें कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो किसके बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर। क्लियर है? तो आगे चल करके जो हमारा चैप्टर आएगा बीम, नेक्स्ट यूनिट जो हमारा बीम है, उसमें जब हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा तो इसका यूज बार बार होगा, ठीक ना। मोमेंट जब हमें कैलकुलेट करना होगा बीम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक ना। और तब हमें इस कॉन्सेप्ट की कई बार आवश्यकता पड़ेगी, लॉ ऑफ मोमेंट की। किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उस पर लगने वाले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बशर्ते जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या हो, को प्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये सारी चीज ये फोर्स किसमें है, एक ही प्लेन में है ना भाई। वो प्लेन कौन सा है, व्हाइट बोर्ड, यही तो प्लेन है, इसमें ये लग रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ मोमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है, को प्लेनर फोर्सेस के लिए। अगर को प्लेनर फोर्स लगेगा तभी लॉ ऑफ मोमेंट आपका क्या होगा, काम करेगा। क्लियर है? देखते हैं मोमेंट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ज्योमेट्री के हिसाब से यदि हम मोमेंट की वैल्यू को देखना चाहें या मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो मोमेंट किसके बराबर होता है, ये चीज हम लोगों को यहां सीखना है, ठीक है। इसके लिए हमने एक फोर्स कंसिडर किया है और वो फोर्स है क्या, P। कंसिडर अ फोर्स P, ठीक है ना। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा, ठीक ना। तो इस फोर्स को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर की लंबाई हमें वेक्टर का क्या दे देता है, मैग्नीट्यूड देता है, और एरो हमें डायरेक्शन देता है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसा है कि उसे हम ए बी से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी फोर्स P का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए से बी की जो लंबाई है उसके बराबर है। देखिए इसी को हमने क्या दिखाया है, फोर्स P के रूप में दिखाया है। चूंकि फोर्स P एक वेक्टर है, हम इसके मैग्नीट्यूड को लेंथ के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो इसका लेंथ कितना है, ए से बी। फोर्स P को हम क्या दिखा रहे हैं, कंसिडर अ फोर्स P। हमने एक ऐसा फोर्स P लिया है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसके समान है, ए बी के समान है। बात समझ में आ रही है? यानी हम ए बी कहें या फोर्स P कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ए बी की लंबाई उतनी ही है जितना मैग्नीट्यूड किसका है, फोर्स P का है, ठीक है। और हमें इस फोर्स के कारण पॉइंट O पर क्या निकालना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होगा, फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, और O पे निकालना है तो हमें यहां से यहां की क्या, कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए हमने क्या किया, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB के ऊपर, कहां पर, एट पॉइंट C। अब ये जो OC देगा, OC विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। OC हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? ध्यान दें, हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स P
अबाउट ओ, दैट इज मोमेंट ऑफ पी। कितना हो जाएगा बताइए? मोमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट ओ इज इक्वल टू फोर्स पी इंटू ओसी। ओसी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखें, इस फोर्स पी को क्या मैं ए बी लिख सकता हूं? ए बी इंटू ओसी। कैन वी राइट? ध्यान से देखें क्या चीज हम लोग कर रहे हैं यहां पे। दिस इज ए बी एंड दिस इज, नाउ एक चीज को देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ। यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना लिखूंगा भाई? इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं? हाँ जी, लिखा जा सकता है। नाउ अगर हम इसे इक्वेशन 1 लें और इसे इक्वेशन 2 लें और दोनों को आपस में कंपेयर करें तो जरा ध्यान दें, ये जो वैल्यू आ रही है ए बी इंटू ओ सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू ओ सी अपॉन 2। ये क्या है? दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ओ। क्लियर है? नाउ फिर से ध्यान से समझें, ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल और ऊपर देखेंगे ए बी इंटू ओ सी, दिस इज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स पी अबाउट पॉइंट ओ। अब जरा ध्यान से समझें, ये जो मोमेंट में हमने कैलकुलेट किया, इसमें जो लगने वाला फोर्स पी था ना, वो कुछ नहीं, वो इसी ट्रायंगल का क्या है? बेस है। ए बी इज इक्वल टू व्हाट? पी। अब हम लोगों ने पी को ही यहां क्या लिखा है? ए बी लिखा है। इसका मतलब है कि यदि हम मोमेंट देखें तो मोमेंट 2 गुना होता है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्लियर है? दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट। मोमेंट की वैल्यू कितने गुना होगी? 2 गुना होगी। किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल से। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है कि उस ट्रायंगल का जो बेस है वो किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हो? मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स। और उस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसी पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना हो? मोमेंट कैलकुलेट करना। तब जाकर के ये इक्वेशन क्या है? फुलफिल होगा। ये जो हम कहते हैं कि मोमेंट किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह सकते हैं मोमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये चीज कब फुलफिल होगी? इसकी कुछ शर्तें हैं और उसमें 2 शर्त है। पहला कि ये जो ट्रायंगल है इसका बेस किसको रिप्रेजेंट करे? गिवन फोर्स को। ठीक ना? इस ट्रायंगल का बेस की जो लंबाई हो वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। साथ ही जिस पॉइंट पर हमें इस फोर्स के कारण मोमेंट निकालना था वो पॉइंट इसी ट्रायंगल का क्या हो? वर्टेक्स हो। तब जाकर के ये चीज क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। आप देखेंगे आगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें कई जगह हम लोग डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है कि मोमेंट किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वो जो ट्रायंगल होना चाहिए उसका बेस, उसके बेस की लंबाई किसको दर्शाए? फोर्स के मैग्नीट्यूड को। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंट निकालते समय वो पॉइंट वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक ना? तब जाकर के ये चीज हमारा क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। बात समझ में आ रही है? आई
हाँ जी, क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, बैठ जाइए। वापस फिर से यहां से देखिए, अगर इसको समझना है तो यहां से देखिए, ठीक ना। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूं ताकि आप लोग फिर से देख पाए। हमने एक फोर्स कंसिडर किया है, क्या? P। ध्यान रहे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन। ध्यान दें, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, अगर एक वेक्टर ये है ए बी, तो ए बी की जो लंबाई है, ये लंबाई ही फोर्स का क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। और ये जो एरो है, ये क्या देगा? डायरेक्शन। क्लियर है? अब सपोज ये फोर्स P था, इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो, हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसकी लंबाई, जो जिसको बेस है, उसको हमने कितना मान लिया? AB। और AB की जो लंबाई है, वही किसका मैग्नीट्यूड है? फोर्स P का। बात समझ में आ रही है? यानी चूंकि P भी एक वेक्टर है और AB भी क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। तो P का मैग्नीट्यूड मान लो 10 यूनिट था, तो हमने AB को भी 10 सेंटीमीटर लिया और मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो P को कौन रिप्रेजेंट करेगा? AB। यानी जहां P की आवश्यकता होगी वहां सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं, क्योंकि P भी वेक्टर है और AB भी क्या है? एक वेक्टर है। दोनों की लंबाई, दैट इज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ रही है? अब हमें इस फोर्स P के कारण मोमेंट कैलकुलेट करना था, किस पॉइंट पे भाई? O पॉइंट पे। कहां कैलकुलेट करना था? O पॉइंट पे। देखें यहां पर, मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट O, ठीक है। तो मोमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया P, और इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस O की कितनी है? OC। सो हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई OC। लेकिन P किसके बराबर है? AB के बराबर, क्योंकि हमने AB लाइन उतना ही खींचा है जितना P का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हम P के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं? AB। इसीलिए हमने P की जगह क्या लिखा है? AB मल्टीप्लाई OC, और इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है जी। नाउ अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखते हैं। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इससे हमें ट्रायंगल का एरिया मिलता है। अब ये भी क्या आया? 1/2 AB इंटू OC। ध्यान दें, AB इंटू OC अपॉन 2, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। AB इंटू OC क्या था भाई? मोमेंट था। मोमेंट था किसके कारण? फोर्स P के कारण। किसके अबाउट? पॉइंट O के अबाउट। तो मोमेंट आपका AB इंटू OC आया और एरिया आपका AB इंटू OC बाई 2। इसका मतलब है कि जो मोमेंट है वो 2 गुना है किसके? एरिया की। बात समझ में आ रही है? इसी को हमने लिखा कि मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। लेकिन फिर से मैं बताऊं कि ये चीज कब एप्लीकेबल होगी? जब ये जो ट्रायंगल है उसका ये जो नीचे वाला बेस है वो इस फोर्स को दर्शाए। किसके केस में? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सेंस में। तब जाकर, और दूसरी चीज, हमें जिस पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट करना हो वो इस ट्रायंगल का क्या हो? वर्टेक्स हो। तब जाकर के ये चीजें क्या होंगी? एप्लीकेबल होंगी। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल इतना जाने कि मोमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? आइए आगे। क्लियर है भाई? हाँ, आप चेक करके देख लो। आप इसको इधर से क्या कर दिया? अभी तक हमने डायरेक्शन का कहीं जिक्र किया? हाँ जी, डायरेक्शन का कोई रोल आया? तो हम डायरेक्शन चेंज भी करेंगे तो जरा एक चीज देख लो, क्लॉकवाइज की जगह क्या हो जाएगा? वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पहले फोर्स इधर लग रहा था और अब इधर लग रहा है, तो पॉइंट तो वही है ना। ओ, तो
ये अगर क्लॉकवाइज, अगर क्लॉक यदि इस डायरेक्शन में था तो क्लॉकवाइज दे रहा था, डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मोमेंट क्या दे देगा, एंटी क्लॉकवाइज, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं हो। बोर्ड पे ध्यान दें। नेक्स्ट है वैरिग्नन प्रिंसिपल, ठीक ना। इन्होंने मोमेंट के रिस्पेक्ट में एक लॉ दिया और एक प्रिंसिपल या फिर कहें एक थ्योरम दिया, ठीक ना। वैरिग्नन ने कहा कि यदि किसी पॉइंट पर कई सारे कोप्लेनर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यदि किसी पॉइंट पर कई सारे क्या एक्ट कर रहे हैं, कोप्लेनर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उन सब फोर्सेस के कारण जो मोमेंट होगा, यदि हम उन सब का एल्जेब्रिक सम ले लें, यानी सभी को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो वो किसके बराबर होगा भाई, उन सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट के कारण जो मोमेंट होगा उसके इक्वल होगा। अब समझने के लिए इसको, कथा तो बाद में लिखेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा, ध्यान से देखेंगे कि यदि कई कोप्लेनर फोर्स हैं, सपोज यहां पर हमने लिया एक फोर्स P है और एक Q है, ठीक है, ये एक ही प्लेन में है, ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब अगर कोई पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज O, O पर हम P के कारण मोमेंट निकाल सकते हैं, और इसी O पर हम Q के कारण, सॉरी एक P है और एक Q, एक T, बहुत सारे फोर्सेस हैं, ठीक ना। इन सब के कारण हमको कहां पे मोमेंट निकालना है, O पे, क्लियर है, बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। किसी पॉइंट पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, यदि इनके कारण हमें यहां मोमेंट क्रिएट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो सपोज हम Q के कारण मोमेंट कर रहे हैं, और यहां का एक डिस्टेंस Q के लिए हमने मान लिया d1, T के लिए हमने मान लिया d2, और इसके लिए हमने मान लिया d3। तो मोमेंट 1, मोमेंट अबाउट Q, मोमेंट Q के कारण प्लस मोमेंट T के कारण प्लस मोमेंट P के कारण, ये सब इनका एल्जेब्रिक सम, यानी सभी को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये किसके बराबर होंगे, ध्यान दें, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का इस पॉइंट के अबाउट जब हम मोमेंट निकालेंगे तो इन सब के सम के बराबर होगा, ठीक है। अगर 5 फोर्स लग रहे थे तो पांचों के कारण हम यहां पर मोमेंट निकाल लेंगे, O के अबाउट निकाल लेंगे, और उन पांचों मोमेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसकी वैल्यू वही होगी जो इन पांचों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स था, उससे जब हम यहां मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो उस जो रिजल्टेंट के कारण मोमेंट आएगा उस पांचों के बराबर क्या होगा, वो इक्वल होगा। यही है वैरिग्नन थ्योरम, या फिर इसको प्रिंसिपल कहें। बात समझ में आ रही है कि जितने भी कोप्लेनर फोर्स लग रहे हैं, उन सबका जो मोमेंट का एल्जेब्रिक सम है, वो उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, उसके कारण उस पॉइंट पर जो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी सारे अलग अलग फोर्सेस का मोमेंट और उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट का मोमेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यही है वैरिग्नन थ्योरम। कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं ये क्यों होता है, इस बात को समझते हैं। फॉर द ईज ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं यहां सिर्फ 2 ही फोर्स ले रहा हूं, ठीक ना। 2 कोप्लेनर फोर्स ले रहे हैं, एक है P और एक है Q, ठीक है। एक P फोर्स ले रहे हैं और एक फोर्स क्या है, Q ले रहे हैं, और हम जो हमारा मोमेंट सेंटर है वो क्या है, O, यानी इसके अबाउट ही हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैरिग्नन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम एक पॉइंट ले रहे हैं,
जिसके अबाउट हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। हमारे पास दो फोर्स हैं P और Q। इसका मतलब है कि इस P के कारण जो मोमेंट होगा O पर, ठीक ना, दैट हमने उसको मान लिया मोमेंट 1, प्लस Q के कारण जो मोमेंट होगा कहां पर, O पर, उसको हमने मान लिया मोमेंट 2। इन दोनों का जो ये एल्जेब्रिक सम होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों फोर्सेस का ये जो रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट के कारण यहां जो मोमेंट होगा दैट इज मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट के बराबर। यही वैरिग्नन थ्योरम है। जितने भी ये तो मैंने दो फोर्स के लिए किया ना, अगर 10 फोर्स होते तो यहां पर M1 M2 M3 M4 कहां तक जाते, M10 तक। और उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हम निकालते, हमने सीखा था, हमने 4 फोर्सेस को लेकर उसका रिजल्टेंट निकालना सीखा है, 3 फोर्सेस का भी हमने रिजल्टेंट निकाला है, और हमने देखा था कि नंबर ऑफ फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एट अ टाइम कितने को ले लेंगे, सिर्फ 2 को ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा मोमेंट। अब ये चीजें कैसे होती हैं इसको समझने के लिए हमने यहां पर 2 फोर्स लिया है, P एंड Q, ठीक है, और मोमेंट सेंटर हमने किसको मान लिया, O को मान लिया। फिर हम क्या करते हैं, वैटिग्नम प्रिंसिपल को या थ्योरम को प्रूव करने के लिए O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई, O से क्या ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। किसके पैरेलल, फोर्स P के। ये जो नीचे फोर्स P दिख रहा है ना, इसी के समानांतर O से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस फोर्स Q के लाइन ऑफ एक्शन को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, C पर कट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, हमारे पास 2 फोर्स थे P एंड Q। हमने ये जो फोर्स P था इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर दी। किस पॉइंट से, पॉइंट O से। और जब इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये लाइन, पैरेलल लाइन, ये जो फोर्स Q था इसके लाइन ऑफ एक्शन को कहां पे कट कर रहा है, पॉइंट C पर कट कर रहा है। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, O से एक लाइन को ड्रॉ किया कहां तक, B तक, और O से एक लाइन को ड्रॉ किया A तक। जैसे पिछले केस में हमने AB से फोर्स P को रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही यहां फोर्स P को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, AB, और Q को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, AC। क्लियर है? नाउ अब ये 2 फोर्स हैं, तो 2 फोर्स का रिजल्टेंट हमने कैसे निकाला था भाई, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ ने ये कहा था कि यदि 2 फोर्स हैं और अगर यदि उन दोनों फोर्सेस से हम किसी पैरेललोग्राम के 2 साइड को रिप्रेजेंट करें तो उसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल हमें क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस। तो यहां पर एक फोर्स हमारा P है और एक फोर्स हमारा Q है, और इसको हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। देखिए ABC, ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिसका एक साइड Q रिप्रेजेंट कर रहा है और एक साइड, इसका मतलब है जो AD डायगोनल होगा वो इन दोनों का क्या देगा भाई, रिजल्टेंट देगा। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर हमने पैरेललोग्राम बना दिया और AD जो था ये हमें क्या दे रहा है, रिजल्टेंट दे रहा है। क्लियर है? ये इतना ज्योमेट्री में काम करना है। अब वैटिग्नन थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हमें निकालना है पॉइंट O के अबाउट मोमेंट, तो सबसे पहले हम P के कारण निकालते हैं, ठीक ना। मोमेंट एट O ड्यू टू किसके कारण, फोर्स P, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको। ये है ना P, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, जो 10 मिनट पहले मैं सिखा रहा था वो सब काम आने वाला है। 10 मिनट पहले सीखा था। अब जरा देखो, हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है O पे, किसके कारण, फोर्स P के कारण। तो मोमेंट कितना होता है भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स तो आपको दिख रहा है, लेकिन
यहां से लाइन ऑफ एक्शन के बीच की क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स पी को अगर आप यहां ले आएंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है क्या, पता है नहीं है ना, इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही पढ़ा था ना। अब जरा ध्यान से ट्रायंगल ए बी ओ को ध्यान से देखें, यहां भी ए बी बेस है और ओ उसका क्या है, वर्टेक्स है। पिछला केस याद कीजिए जरा, यही फोर्स पी था और ये इसका क्या था, वर्टेक्स था। आपने इस फोर्स पी के कारण ओ पर क्या निकाला था, मोमेंट निकाला था, और वो मोमेंट किसके बराबर आया था, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस। सेम चीज को कंपेयर करें यहां भी ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल देखें कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी। इस ट्रायंगल में देखें अगेन ए बी बेस है और ओ इसका वर्टेक्स है, ठीक ना। तो ए बी इस फोर्स पी के कारण अगर इस वर्टेक्स पे क्या निकालना हो, मोमेंट निकालना हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख सकते हैं क्या। थोड़ी देर पहले हम यही सीख रहे थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट में हमने यही चीज सीखा कि मोमेंट को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम उन्हीं चीजों को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। पी के कारण तो हमने निकाल लिया, अब जरा यही काम हम किसके लिए करें, क्यू के लिए। सो मोमेंट एट ओ ड्यू टू कौन सा फोर्स, कितना हो जाएगा भाई बताइए, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। अगेन ए सी बेस हो गया और वर्टेक्स क्या हो गया, ओ ए सी। क्लियर है एकदम। नाउ सिमिलरली मोमेंट एट ओ ड्यू टू रिजल्टेंट आर, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई, एक मिनट देखो कौन सा ट्रायंगल लें, ये जिसका बेस है और इसका हमेशा मोमेंट कहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे। तो ओ ए, क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए। हम लिख तो मोमेंट रहे हैं लेकिन हर जगह हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग को सीखा है कि मोमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। उसी चीज को हम बार बार यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना। आगे देखें, अगर आप ज्योमेट्री को इसका ध्यान से देखें, ये तो हमने लिख लिया, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 3 इक्वेशन हमने ले लिया, ठीक ना। अब अगर आप ज्योमेट्री को ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ओ ए डी, ओ ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, ये किसके बराबर है, ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी, लिख सकते हैं क्या। फर्स्ट केस में देखिए पहले ले रहे हैं ओ ए डी, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब इसका एरिया ओ ए सी प्लस ए सी डी के बराबर है, ज्योमेट्री से हमें दिख रहा है, ठीक ना। आगे देखिए,
दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस, जरा ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ध्यान दे, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। डायगोनल इसको दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो जरा देखें इसको, क्या मैं लिख सकता हूं? ए डी बी लिख सकते हैं। ए सी डी जो ट्रायंगल होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी डी। क्लियर होगा? तो ए सी डी की जगह क्या लिख दिया? ए डी। बात समझ में आ रही है ना? फिर से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस ए डी बी, ए डी बी। अब यहां पर थोड़ा सा फिर से मैथमेटिक्स में चलते हैं। ध्यान दें, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये दूसरा पैरेलल लाइन है। यहां पर मैंने कितने ट्रायंगल बनाए हैं? दो ही मान के चलो, तीसरा नहीं देखना है। ए बी सी डी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। इनमें क्या रिलेशन होगा भाई? दोनों का एरिया क्या होगा? सेम रहेगा। ये हम लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में सीखा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि सेम बेस के लिए दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पर ये दो पैरेलल लाइन है और इसमें जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया उसका बेस क्या है? ए सी, सेम है। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। फिर से इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ध्यान से देखें, यहां पर ए बी डी या ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों का बेस क्या है भाई? सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस हैं। याद कीजिए, शुरुआत में मैंने कहा कि हम O से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसके पैरेलल हो? पैरेलल टू फोर्स P। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, जिसमें दो ट्रायंगल ड्रॉ हैं और दोनों का बेस क्या है? ए बी। इसका मतलब ए डी बी और ए ओ बी का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? बाहर जाने के लिए पीछे का दरवाजा यूज करें। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि बेस सेम है तो ये एरिया दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अब जरा ध्यान से देखें, ए डी बी के जगह क्या मैं एरिया ऑफ ए ओ बी लिख सकता हूं? तो मैं ए डी बी को चेंज कर रहा हूं ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ। ठीक है जी। आप जरा देखें, फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, इधर तो ओ ए डी था, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है जी। अब देखें,
बोर्ड पे देखें थोड़ा ध्यान से, क्या मिला है हम लोगों को। सबसे पहले हम किसके एरिया की बात कर रहे हैं भाई, ओ ए डी। दूसरा एरिया क्या मिला हमें, ओ ए सी। और तीसरा एरिया क्या मिला भाई हमें, ओ ए बी, ए ओ बी। ठीक है, जो तीनों मिले हैं इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पहला वाला ब्लैक से, ओ ए डी, ये पहला वाला मिला। दूसरा ओ ए सी, ओ ए सी। और एक तीसरा मिला है ए ओ बी, या फिर इसको सही कहें ओ ए बी, ताकि एक सिस्टम में दिखे ओ ए एंड बी। ठीक है, आप जरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी सभी में मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए डी, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए। जरा ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं क्या। अभी अभी तो हमने ये सीखा है कि एरिया मोमेंट किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ओ ए डी, ओ ए डी को पकड़े पहले, ओ ए डी, इसमें ए डी इज द रिजल्टेंट और ओ क्या है, वर्टेक्स है। तो यदि आर के कारण ओ पर मोमेंट निकालें, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए 2 टाइम्स ऑफ ओ ए डी। तो यहां 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए डी है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ। सभी को यह बात समझ में आ रही है, कोई डाउट। इन द सेम वे आप इसको लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए सी है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ, क्योंकि ओ ए सी में ये वाला हिस्सा क्यू है, ठीक ना, और ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। तो इस फोर्स के कारण वर्टेक्स पर जो मोमेंट आएगा वो 2 गुना होगा इस ट्रायंगल के एरिया के। तो 2 गुना हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसलिए उसको हमने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। ध्यान से देखें, ओ ए बी, इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई हम, मोमेंट ऑफ पी अबाउट लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से ये बेस है और ये वर्टेक्स है, और यही जो था, ध्यान से देखेंगे, आर क्या था, इस पी और क्यू का रिजल्टेंट था। तो रिजल्टेंट के कारण ओ पे जितना मोमेंट आएगा, अलग अलग फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आएगा, यदि हम अलग अलग फोर्सेस के मोमेंट को जोड़ें तो वो सब के सब रिजल्टेंट के कारण जो मोमेंट है उसके इक्वल होंगे। यही वैरिग्नन थ्योरम है। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आज यही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू।